हेलो बच्चों, क्लास 7th का हमारी दुनिया हमारी दुनिया लेके आया हूँ। चैप्टर 1, 2, 3, 4 तक मैं करा दिया हूँ आपको। आज मैं आपको चैप्टर 5 कराने वाला हूँ, चैप्टर 5 पढ़ाने वाला हूँ और आपको अच्छी तरह से इसके बारे में बताने वाला हूँ। समझे? चैप्टर का नाम है बिन पानी सब सुन। क्या नाम है? बिन पानी सब सुन। समझे ना? देखिए, बिन पानी सब सुन, पानी का महत्व इसमें बताया कि पानी के बिना सब कुछ शून्य है, पानी के बिना सब कुछ शून्य है। आप सुने होइएगा कि जल ही जीवन है। क्या है? जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। कहते हैं ना कि जल है तो कल है, जल है तो कल है, वरना कुछ नहीं है। समझे ना? और जल ही जीवन, और सेव इज वाटर, लाइफ इज वाटर। आप तो सुने होइएगा कि पानी की बचत ज़िंदगी की बचत है। पानी की बचत क्या है? ज़िंदगी की बचत है। आज इसी के बारे में पढ़ेंगे और हम आपको पूरी तरह से पढ़ के, पूरे स्लाइड को पढ़ के समझाएंगे। समझे ना? पूरी तरह से पढ़ के समझाएंगे, तो आप हमारे साथ कुछ देर बने रहिए। समझे ना? उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 में करवा देंगे। समझे? देखिए, कथा कि सभी बच्चे के बस में बैठते ही ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी और बस चल पड़ी। ड्राइवर ने टैप रिकॉर्डर पर गाना चला दिया। पहले टैप रिकॉर्डर होता था गाना सुनने वाला, समझे ना? गाना बजने लगे, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। सभी बच्चे भी साथ में गाने लगे। गाना समाप्त होते ही अनुसुईया मैडम ने कहा, पानी पर गाना तो सुन लिया बच्चों, मैं आपको पानी की कहानी सुनाता हूँ। मैं आपको क्या सुनाता हूँ? पानी की कहानी। अब देखिए, वो अनुसुईया मैडम जी हैं, समझे? वो पानी पर कहानी सुनाते, पानी की महत्व बताते कहानी के माध्यम से। समझे ना? अब सभी बच्चे चौंक पड़े। कहा, पानी की कोई कहानी मैडम जी? जल्दी सुनाइए, पानी की अगर कोई कहानी है तो। मैडम कहने लगी, यह कहानी पुराने ज़माने की नहीं है, यह कहानी आने वाले दिनों की है। मतलब पानी की कहानी सुनाती है। कहानी तो हमेशा पुराना होता है, लेकिन कहता है कि पुराना कहानी नहीं है, बल्कि नई कहानी है। आने वाले समय में ये कहानी बनेगी। समझे ना? अब बबलू ने आंखें फैलाकर कहा, आने वाले दिनों की कहानी? आने वाले दिनों की कहानी? मैडम बोली, हाँ, आने वाले दिनों की कहानी। अब देखो, बबलू पूछा, आने वाले दिन की कहानी सुनाइएगा? मैडम बोली, हाँ, आने वाले दिन की कहानी सुनाऊंगी। आगे देखिए, आगे कहता, मैडम ने पूछा, आपने पेट्रोल पंप देखा है ना, जहाँ गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल भरे जाते हैं? सबने कहा हाँ। मैडम कहने लगी, आने वाले दिनों में शहरों और सड़कों के किनारे इसी तरह के पंप खुलेंगे, लेकिन वहाँ पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि पानी दिया जाएगा, वह भी माप कर लीटर के हिसाब से। इसके लिए राशन कार्ड भी होगा और पैसे तो लगेंगे ही। देखिए, अभी जिस पानी की आप मोहल्लत नहीं देते, कीमत नहीं देते, समझे ना, जिस पानी की वजूद को आप समझते नहीं हैं, एक समय ऐसा आएगा जब आप पेट्रोल 105 रुपये लीटर खरीदते हैं ना, तो आपको पानी भी खरीदना पड़ेगा। अभी आप शहर में जाइए तो 20 रुपया में 1 लीटर मिलता है, और वो पानी आप वेस्ट नहीं करते। तो आने वाले समय में ना पानी भी राशन कार्ड के हिसाब से मिलेगा। जैसे 5 किलो चावल, 2 किलो गेहूँ मिलता है, ठीक उसी तरह जल भी मिलेगा। ये देखिए, पृथ्वी का नक्शा है। क्या है? पृथ्वी का नक्शा। आप देखिएगा ना पृथ्वी का नक्शा, जिसमें पूरा नीला नीला दिखाई देगा, नीला नीला, समझे ना? वो जल को दर्शाता है। नीला भाग किसको दर्शाता है? जल को। और विभिन्न रंग जो होता है ना, वो स्थल भाग को दर्शाता है। विभिन्न भाग किसको दर्शाता है? स्थल भाग को दर्शाता है। समझे? इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब आइए आगे देख लेते हैं। आगे कहता है कि ऐसा क्यों, सबने एक साथ पूछा। मीना तुरंत बोली, अरे इतना भी नहीं जानते हो, मतलब पीने लायक पानी काफ़ी कम मात्रा में है और पानी की जरूरत तो सभी को होती है। पानी के लिए झगड़ा ना करे, इसीलिए व्यवस्था बनाई जाएगी। मतलब कहता है, इतना भी नहीं जानते हो, पानी बहुत कम मात्रा में, पीने योग्य पानी बहुत कम मात्रा, 1% से भी कम है। 0.6% पीने योग्य जल की मात्रा है। क्लास 8 का हमारी दुनिया देखे थे, उसमें 0.68% पीने योग्य पानी की मात्रा था। समझे ना? अभी देखिए, उपयुक्त उपलब्ध पानी का 0.3%। समझे? कहा कि लेकिन पानी की कमी कहाँ है? इतनी नदियाँ, तालाब, नहरें, कुएँ, नदी, नल, समुद्र तो हैं, ऊपर के बरसात इन जल में मिलता है। शिल्पा बोली। कहता, अरे भाई, जल की कहाँ कमी है? देखिए, नदी, पोखर, तालाब, झील सब में जल है, और इसके अलावा वर्षा की भी तो जल होती है। तो बताइए, जल की कमी कहाँ है? अब सुनिए आगे। कहता, हाँ, ये बात तो शिल्पा बोली। मैडम बच्चों की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने टोकते हुए कहा, यही तो बात है। मैडम मुस्कुरा देख रही थी और कहते, बच्चों यही तो बात है। अब देखिए क्या है। टोकते हुए कहा, यही तो बात है। पृथ्वी पर कुल 71% जलमंडल है। पूरा 71% जलमंडल है और 29% कहता है स्थल मंडल। 29% क्या है बाबू रे? स्थल मंडल है। समझे ना? अब आगे देखिए, कहता कि ये 71% को नीले रंग से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? नीले रंग से। ये ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा कि पृथ्वी पर जलमंडल 71% है और इसे नीले रंग से दिखाते हैं। और कहता कि हम सिर्फ मीठा पानी ही पी सकते हैं। हम कैसा पानी पी सकते हैं? मीठा पानी ही पी सकते हैं। रंजू बोली, हाँ, हम सिर्फ मीठा पानी ही पी सकते हैं। मैडम ने समझाते हुए कहा, उपलब्ध कुल जल का 0.3% पानी पीने योग्य है।
पानी एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कर सकते हैं, क्योंकि शेष जल मतलब कि देखिए उपयुक्त पानी जितना होता है ना उसका 0.3% ही पानी को आप उपयोग कर पाइएगा, समझे ना। कितना उपयोग कर पाइएगा? 0.3% ही उपयोग कर पाइएगा। मतलब मान लीजिए कि अगर आप 10 लीटर पानी निकालते हैं तो 10 लीटर पानी उपलब्ध है तो उसका आप 3 लीटर ही पी सकते हैं। 10 लीटर में कितना पी सकते हैं? 10 लीटर में मात्र 3 लीटर ही पानी पी सकते हैं, समझे ना। इसीलिए सेविज वाटर करिए, समझे ना। अब देखिए ये खटाल आपको याद रखना होगा कि कहाँ कितना पाया जाता है। देखिए महासागर में कितना है? 97.3% बर्फ छटा मतलब बर्फ से घिरा क्षेत्र 2.0%। भूमिगत जल 0.06%, यही भूमिगत जल है जिसको हम पीते हैं, समझे ना। और झीलों का अवलंबन झील यानी 0.009%। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें 0.009%। वायुमंडल में कितना जलवाष्प की मात्रा 0.0019%। और नदियों में देखिए इतना है 0.0001%। और कुल 100% तो हो ही गया, समझे, इतना जल है। और पीने योग्य 0.68%। अब कहता कि महासागरों, बर्फ छतक, भूमि का जल, झीलों, नदियों, जलाशय, वायुमंडलीय आदि में समाहित है, जिसका प्रत्यक्ष रूप से दोहन व प्रयोग संभव नहीं है। उन्होंने अपने पास की किताब निकाल कर बच्चों को दिखाने लगा जिसमें तालिका बनी थी, वही तालिका ऊपर दिखाए। इस चलती बस में हम सब पीने के लिए सिर्फ इन्हीं 2 थर्मसों में तो पानी है। जुबैदा थर्मस सामने करती हुई बोली, जुबैदा नाम की लड़की जो थर्मस को सामने करके बोली। मैडम बोलती हाँ। मैडम बोली इस थर्मस में शुद्ध व मीठा जल है, उसी से प्यास बुझ सकती है। बाहर देखो उस पुल के नीचे पानी बह रहा है, क्या हम इस पानी को पीना चाहेंगे? मैडम ने पूछा। बच्चे ने कहा कि एक साथ कहा यह पानी तो गंदा है, देखो इसमें कितनी गंदगी है बह रही है। मैडम ने समझा ठीक वैसे ही पृथ्वी पर जितने भी जल स्रोत हैं हम उन सभी के जल पी नहीं सकते, अर्थात वह पानी हमारे प्यास बुझाने के काम नहीं आ सकती है। इस जल को साफ़ करना होगा, इस जल को साफ़ करना होगा। क्या करना होगा बाबू रे? साफ़ करना होगा, तब जाकर हम उसको पी सकते, नहीं तो पीना संभव है? कभी पीना संभव नहीं हो पाएगा। अब आगे देखिए कहता है कि मैडम पीने तो मैं जल बहुत सोच समझकर खर्च करता हूँ। जुबैदा बोली मैं तो पीने वाला पानी बहुत सोच समझकर खर्च करती हूँ। तभी देखिए मीना ने कहा बरसात से हमें खूब मीठे जल मिलते हैं, लेकिन वो जल भी हम रोक नहीं पाते। देखिए बरसात से हमें मीठे जल मिलते हैं समझे, लेकिन उसे हम रोक नहीं पाते हैं। बरसात के जल हमारे छतों से गिरकर नालों, खेतों, नदियों से होते हुए समुद्र में जाकर मिल जाता है, फिर समुद्र खारा हो जाता है। मतलब समुद्र खारा नहीं होता है, बल्कि बरसात का जल जब आता है नदियों, पोखर, तालाबों से होते हुए जब सागर में मिलता है तब उसका जल क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। देखिए 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल संरक्षण दिवस। आप इसको याद रखिएगा, आप इसको क्या रखिएगा? याद रखिएगा। अब आगे कहता है और पीने लायक नहीं रह जाता। ठीक कह रही है मीना। मैडम बोली देखो नदियाँ, तालाब और बरसात का पानी सूर्य के ताप से बाष्प में बदलकर आकाश में चला जाता है। देखिए तालाब का पानी, नदियों का पानी, सागर का पानी जो है सूर्य के प्रकाश से बाष्पीकृत होकर कहाँ चला जाता है? आकाश में चला जाता है। अब देखिए कहता बदल जाता है आकाश में, कहाँ बदल के कहाँ चल जाता है बाबू रे? आकाश में चल जाता है। फिर ठंडा होकर बादल बन जाता है और फिर जहाँ तहाँ बरसता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है, जिसे हम जल चक्र कहते हैं। आप जल चक्र की परिभाषा यहाँ से लिख लीजिएगा, नदियों से लेके नदी तालाब यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लीजिए, जल चक्र का परिभाषा है, समझे ना। ये लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नहीं तो हम तो करेबे नहीं करेंगे, टेंशन कर लेते हैं। बबलू बोला इसका मतलब यह है कि सागरों का जल बारिश से होगा बाष्पित होकर बरसात के माध्यम से हम तक बार बार पहुंचता है। हाँ, सबने सहमति से सिर हिलाए। चापाकल, कुएं आदि का पानी बेकार में बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। मैं तो हमेशा हर बात का ध्यान रखता हूँ कि नल की टोटी खुली ना रह जाए और पानी बेकार ना बहता जाए। मुकेश बोला। मुकेश कहता कि मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि नल की टोटी खुला ना रहे और पानी बेकार ना जाए। हाँ, हम सबको ऐसा करके पानी पीने योग्य पानी को बचाना चाहिए, जिससे भूमि का जल स्तर भी बन जाएगा। मैडम बोली ये जल स्तर क्या होता है, ज़रा हमें भी तो समझाइए। इस बार सवाल बच्चों ने नहीं, बस के खलासी ने कहा। बस के खलासी कहता है ये जल स्तर क्या होता है, आप समझाइए हमको, ये जल स्तर क्या होता है समझाइए हमको। अब देखिए मैडम जी बड़ी होशियार है, वो तो समझेबे करेगी, नहीं समझाएगी तो मैडम जी कैसे बन गई, समझे ना। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखिए कहता कि मैं बताऊंगी, बबलू उत्साहित होकर बोला। कहता कि मैं बताऊं तो बबलू उत्साहित होकर बोला। अब आगे देखिए
हाँ बताइए, खलासी बोला, हाँ बताइए। सुनिए, बबलू कहने लगा, बबलू कहने लगा। देखिए बबलू कहता है बरसात का कुछ जल रिसकर धरती के अंदर चला जाता है, बरसात का कुछ जल रिसकर धरती के अंदर चला जाता है, जहाँ वह मिट्टी की परतों चट्टानों के छेदों में फैल जाता है, धरती के नीचे फैल कर ये जल क्षेत्र बना लेते हैं, जिसे हम जल स्तर कहते हैं। आप जल स्तर का भाई परिभाषा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं, जिसे जल स्तर कहते हैं। खलासी ने सिर हिलाते हुए अपनी सहमति दी। बबलू, क्या जल स्तर सभी जगह समान होता है? जल स्तर सभी जगह समान नहीं होता है, दिल्ली में कुछ हो रहा है, बिहार में कुछ हो रहा है, समस्तीपुर जिला में कुछ हो रहा है। यहाँ प्रश्न मैडम ने क्या, नहीं मैडम, जल स्तर की गहराई तो सभी जगह समान नहीं होती है, समझे ना, उनकी सिर्फ ऊपरी सतह समान होती है, सिर्फ ऊपरी सतह क्या होती है, समान, लेकिन अंदर की सतह क्या होती है, वो समान होती है। ये देखिए मैं इसे समझाता हूँ आपको डायग्राम के माध्यम से। देखिए मान लीजिए यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है, क्या सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो ये क्या करेगा, जल को वाष्पीकृत करके ऊपर ले जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये बादल बनेगा, क्या बनेगा, बादल। फिर बादल बनेगा तो बादल बनने से फिर ये आपस में टकराएगा तो बारिश होगा, बारिश होगा फिर कहाँ गिरेगा, नीचे। अब यही जल जमीन में रिसकर कुछ जमीन के परतों के नीचे चले जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जल स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, जल स्तर। आशा करता हूँ कि आप लोग जल स्तर समझ गए होंगे। अब देखिए जल चक्र भी तो समझाइए दिए हैं, ऐसा थोड़ी छोड़ दिए हैं। कहता यह तो स्थान विशेष की मिट्टी या फिर जल के दोहन के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। सभी बच्चे बबलू की समझदारी पर दंग थे, वह तेजी से चली जा रही थी। मैडम ने कहा, बबलू की बात को मैं दिखलाती हूँ, कैसे वो कैसे, सबने एक साथ पूछा। खलासी भी गर्दन उठाकर मैडम की ओर देखने लगा। उन्होंने जुबैदा से थर्मस मांगकर एक खाली बोतल में पानी भरा, मतलब जुबैदा से थर्मस लेके एक खाली बोतल में क्या भरा, पानी भरा। फिर अपने पर्स से 3-4 एक्स्ट्रा निकालती है और बांट हुई बोलती है कि एक्स्ट्रा पतला पाइप का बोतल में डालकर पानी पीजिए, समझे ना। अब कहता कि सबने एक्स्ट्रा पानी में डाली और पानी पिया। धीरे धीरे बोतल में पानी घटता गया। मैडम कहने लगी, देखिए बोतल में पहले पानी भरा था और जैसे जैसे हमने जल को पिया या उपयोग किया, देखिए उपयोग किया तो वो क्या हुआ, उपयोग किया तो जल घटता गया। ठीक इसी तरह जब हम चापाकल या बोरिंग नलकूपों के जरिए धरती से जल निकालते हैं तो धरती के अंदर क्या होती है, जल तो कमती है, अंदर जल स्तर घटता है, जल स्तर क्या होता है, घटता है, समझे ना। आगे देखिए कहता है कि अगर हम किसी तरह धरती के जल को निकालते हैं तो दिन जल स्तर का एकदम समाप्त हो जाएगा, मतलब कि हम खूब ज़्यादा निकालेंगे जल अंदर से, भूमि के अंदर, ज़मीन के अंदर से, तो एक दिन जल स्तर बहुत कम हो जाएगा, समझे, और समाप्त भी हो सकता है। कहता है कि पता कीजिए विश्व व भारत के किस महासागर व झील में जल की लवणता सबसे अधिक पाई जाती है। तो आपकी कहिए अटलांटिक महासागर, की कहिए अटलांटिक महासागर। आप कहता है कि ज़रा सोचो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ज़रा सोचिए अगर ऐसा हुआ तो अब कैसा होगा, अभी पढ़ते हैं बताते हैं आपको, टेंशन कर लेते हैं। सब चिंता में पड़ गए। शिल्पा बोली, मैडम जल स्तर बढ़ाने का कोई उपाय नहीं है? तो हाँ क्यों नहीं, उपाय तो बहुत है, खेती करना शुरू कर देना चाहिए। क्या करना शुरू कर देना चाहिए, खेती करना शुरू कर देना चाहिए। अरे पानी की खेती का अगर खलासी ठाका लगाकर हंस पड़ा और बच्चे सोच में पड़ गए। बच्चे किस में पड़ गए, सोच में। अब देखिए ये गुजरात की कहानी बहुत अच्छी है, समझे ना, इसको आपको समझना चाहिए, आपको इसको क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। कहानी बहुत सोचने समझने वाली है, समझे ना। देखिए वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में इसमें जान लेंगे, समझे ना। देखिए कहता है कि गुजरात की कठियावाड़ क्षेत्र का एक शुष्क प्रदेश है जहाँ बहुत कम या ना के बराबर फसलें होती थी। राजेंद्र सिंह द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से छोटे छोटे नालों, बिना खर्च के स्थानीय रेत और मिट्टी से छोटे छोटे बांध बनाए, जिसने केवल सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हुआ बल्कि इससे जल जमीन के नीचे रिसकर अंदर गया। इससे भूमिगत जल स्तर भी बढ़ा। इसी के कारण आज उस क्षेत्र के भरपूर फसल पैदावार हो रही है। श्री राजेंद्र सिंह की इसी प्रयास के कारण इन्हें मैग्सेस पुरस्कार दिया गया। क्या दिया, मैग्सेस पुरस्कार। बताइए कहता है कि रेत को चीर कर पानी निकाल देंगे, ये वही काम किया गुजरात में। बताइए वहाँ जहाँ जल की कमी थी, फसलें नहीं होती थी, वहाँ इन्होंने क्या क्या दिमाग लगाया और जल स्तर को बढ़ा दिया और क्या क्या फसल अच्छी होने लगा, जिस कारण से कौन सा पुरस्कार दिया, मैग्सेस पुरस्कार। हाँ इसी तरह के प्रयास को क्या कहते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग। ये जैसा प्रयास किया है समझे ना, इसी तरह के प्रयास को क्या कहते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग। ऐसा होता है और तो सबको करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वर्षा के जल को छोटे तकनीकों से रोका जा सकता है। सही बात है, रोका जा सकता है। अब आगे देखिए
कहता है कि इसका मतलब है कि वर्षा के जल के छोटे तक उसको रोका जा सकता है और उसने धरती के अंदर भेज देना। बरसात का पानी छतों से गिरकर नालियों, सड़कों, नदियों, खेतों से होता हुआ नदियों तक, फिर नदियों के समुद्र तक जाते हैं। समुद्र में मिलकर यह मीठा जल खारा हो जाता है। मीठा जल क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। हमें बरसात के पानी को नालियों में ना जाने देकर अपने घरों में आसपास धरती के गड्ढे में बनाकर रोक लेना चाहिए। ये जल स्तर को पुनः बढ़ा देंगे। जल स्तर को क्या करेंगे? पुनः बढ़ा देंगे। जल की धीरे धीरे पुनः पूर्ति संभव होने लगेगा। कहता कि धरती में समा जाएगा और ऐसा अपने गांव में करूंगी। सलीमा दृढ़ता बोली कि हाँ, जो भी पानी वेस्टेज होगा नाली का वो सब ज़मीन के अंदर डालेंगे, समझे, ज़मीन में गड्ढा खून कर देंगे जिससे ज़मीन का जल स्तर बढ़ जाएगा। सब कहता कि हाँ हम भी ऐसा करेंगे। सब एक साथ बोले शाबाश मैडम जी बोलते हैं। लेकिन एक बच्चे के समझ में नहीं आया। इस बार शिल्पा बोली पूछा मैडम ने कहा कि समुद्र का पानी खारा क्यों हो जाता है? मैडम ने कहने लगा कि बरसात का पानी जब तालाबों, खेतों से होता हुआ नदियों में बहता है तो आगे देखिए क्या होता है। नदियों में खेतों में बहता है तो अपने साथ मिट्टी, बालू, पत्थर और खनिज लवणों को बहा ले जाती है। फिर समुद्र में मिल जाता है। लगातार वाष्पीकरण के कारण जल भाप बनकर उड़ जाता है और जबकि लवण भारी होने के कारण वही जम जाता है। आज समुद्र की केवल औसतन 1 किलोग्राम में 35 ग्राम नमक घुली है। इसीलिए समुद्र का जल क्या है? नमकीन यानी खारा है। आप सोच लीजिए 1 किलो में 1 किलो पानी निकालिएगा 35 ग्राम लगभग नमक मिलेगा। क्यों मिलेगा? 35 ग्राम नमक मिलेगा। ये तो बहुत सोचने वाली बात है। देखिए अब आगे कहता है कि समुद्र का पानी खारा होता है जब उसे नदी का पानी मिलता है तो नदी का पानी स्वतः खारा होता है। मतलब कि समुद्र का पानी खारा होता है जब उसे नदी का पानी मिलता है तो वो ऑटोमेटिक ही हो गया, खारा हो गया। जिससे कहते हैं कि एक नींबू का रस करोड़ों लीटर दूध को फाड़ सकता है। यही बात है इसमें। कहता अब बच्चे समझ रहे थे कि समुद्र का जल स्वाद नमकीन क्यों हो जाता है। मुकेश बोला मैडम बरसात का जल मुंह में लेता हूँ तो उसमें कोई स्वाद ही नहीं आता। देखिए बरसात का जब होता है तो उसका लीजिए ना, आपको कोई स्वाद नहीं आएगा, बिल्कुल फीका फीका लगेगा, समझे। मैडम बोली हाँ यही तो शुद्ध जल, यही तो शुद्ध जल है। नहीं बरसात का पानी क्या है? शुद्ध जल आएगा। शुद्ध जल पे ये जिएगा कोई तरह का आपको बीमारी नहीं होगा, समझे, और कोई दिक्कत भी नहीं होगा। सभी बच्चे आपस में बातें करने लगे कि सचमुच जल बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या हम सब ऐसा कर सकते हैं? घर लौटकर अखबार में छपे विज्ञापन को पढ़कर सीमा पापा के पास गई और पूछा पापा झील क्या होता है? पापा झील क्या होता है? आप देखिए झील के बारे में। पापा मुस्कुराए और बबलू को जवाब दिया कि बबलू हाजिर हो गया। पापा ने दोनों बच्चों को बैठाया और टेलीविज़न के साथ डी में एक सीडी लगाकर रिमोट दबा दी। टीवी पर दृश्य उभरने लगा। दोनों बच्चे ध्यान से देखने लगे। बहुत दूर तक पानी शांत होकर फैला हुआ था। इसी दुक्के नाव चल रही थी। इक्के दुक्के नाव चलते सामने वाले छोर पर एक सड़क नजर आ रही थी। झील के पहले छोर पर कुछ गुमटी नुमा दुकानें भी थी। कुछ लोग खड़े भी थे। पापा ने कहा कि देखो दूर तक फैला शांत जल से भरा एक विशाल गहरा क्षेत्र क्या कहलाता है? झील कहलाता है। यह जल का बड़ा स्रोत है। झील सब जल का क्या बड़ा स्रोत है। जानते हैं झील का क्या क्या नाम है? मतलब कि झील का क्या नाम है? पापा ने पूछा। मीना बोली कि अच्छा तो बताओ। यानी झील का नाम देखिए कौन कौन झील है। कहता यह नई झील है पापा। क्योंकि तुमने कैसे जाना? अभी तो अखबार में पढ़ा था कि पापा पापा हंसने लगे। बबलू पूछ बैठा कि क्यों आप हंस रहे हैं? पापा हंसते हुए बोला मीना का जवाब ठीक है लेकिन देश में कई और भी झीलें हैं जैसे बूलर झील, पिछोला झील, लूनर झील, कोलेरू झील, फतेहपुर सिकरी झील, सांभर झील और डल झील। ये सब भारत में बन चुका था। अगर कि बच्चों ने पूछा कि बिहार में भी कोई झील है तो बोलते बच्चे मैडम जी बोलते पापा बोलते हैं हाँ कांवर झील बेगूसराय और बरेला झील लखीसराय में। कांवर झील बेगूसराय और बरेला झील कहाँ है? लखीसराय में। अब देखिए आगे कहता कि मुंबई में भी तो झील है। नहीं बेटा मुंबई में सागर है। क्या है? सागर यानी अरब सागर। मुंबई में झील नहीं है बल्कि सागर है, बहुत लंबा होता है उसे सागर कहते हैं। पापा फिर ये क्या है? उसने अखबार में छपे समाचार को इशारा और कहा कि जिसने लिखा हिंद महासागर में पोत उतरा। हिंद सागर महासागर में क्या उतरा? हिंद महासागर में पोत उतरा, से निकला उतरा। अब देखिए आगे कहता कि अच्छा मैं समझ गया कि आप लोग सागर और महासागर के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ पापा इन सागरों का जल नमकीन होता है ना? इन सागरों का जल क्या होता है? नमकीन होता है। सही है बात है। आगे कहता कि बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए। की कहता बाबू रे बिल्कुल देखिए।
समझे ना। बिल्कुल देखिए, पृथ्वी के बड़े भूभाग पर, पृथ्वी के बड़े भूभाग पर, पृथ्वी के बड़े भूभाग पर उत्साह अर्थात जल राशि ने घेर रखा है। इनका जल हमेशा गतिमान रहता है, जो प्राय महाद्वीपों को अलग करती है। जल प्राय गतिमान जो द्वीप महाद्वीपों को अलग करती है। और ये महासागर कहते हैं। महासागर की परिभाषा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। महासागरों के एक भाग को सागर कहते हैं। महासागरों के एक भाग को क्या कहते हैं? सागर कहते हैं। सभी भाग को क्या कहते हैं? सभी भाग को महासागर कहते हैं। सभी भाग को क्या कहते हैं बाबू रे? महासागर कहते हैं। अब देखिए, अब जब समुद्री सतह पर हवाएं चलती है तो हलचल तो तरंगें उत्पन्न होती हैं। हवाएं जल को ढकेलती है। इन जल ऊपर नीचे होता रहता है, जिसे लहरें कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बाबू रे? लहरें कहते हैं। एक लहर दूसरी लहर को जन्म देती है। एक लहर दूसरी लहर को क्या देती है? जन्म देती है। और इस तरह जल को धक्का देकर वह तह तक पहुंच जाती है। यही कारण है कि सागर और महासागरों का जल हमेशा गतिमान रहता है। समझ गए होंगे। अब बताइए पापा, याद है पुरी के समुद्र तट पर किसी तरह नहाते समय हमारे चप्पल लहरों में गुम हो गए और फिर वो आपस मिल गए। मतलब कि किसी चीज़ को समुद्र की लहरें आती है, लेकर चल जाती है, फिर लेकर दे भी जाती है। समझे ना। अब आइए आगे देखते हैं। कहता हाँ, समुद्री लहरों के साथ बहुत सी मनोरंजक होता है और किसी वस्तु को ले जाती है, फिर लहरें के साथ तट वापस कर देती है। मान लीजिए कि समुद्र किनारे खड़े हैं, लहर आपको ले गया तो फिर दे भी जाएगा, कि पता बीच में आपको हिलने नहीं आता, टपक भी सकते हैं। समझे ना। कहता हाँ पापा, लहरों के कारण ही तो होता है। क्या तुम कुछ सागरों के नाम बता सकते हो? बबलू ने कहा अरब सागर, आर्कटिक सागर, काला सागर और लाल सागर। शाबाश। पापा ने बबलू की फीट थपथपाई और कहा मीना बोली मैंने तो महासागरों के नाम भी सुन रखे थे, बताऊं? कहा कि हाँ बताओ महासागर के नाम। ये सागर हुआ, महासागर तो 4 गो है। महासागर क्या गए हैं? 4 गो हैं। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। सुनिए, 4 महासागर और सागर का नाम याद रखिएगा। अब बस भी करो, तुम मुझे ऑफिस जाना है, तुम लोगों की भी स्कूल जाने का समय हो गया। पापा ने कहा। दोनों बच्चों ने स्कूल के तैयार होने लगे। मीना तभी बबलू से आज बहुत खुश हो, क्योंकि उन्होंने सागरों और महासागरों के बारे में पापा ने ढेर सारी बातें बताई। दोनों स्कूल पहुँचे तो कक्षा शुरू होने से देर थी। बबलू आपस में दोस्तों के सागरों की लहरों के बारे में बताने लगे। बबलू की बातें सुनकर मुकेश बोला सागरों में उठने वाली ज्वार भाटा के बारे में कुछ बताओ ना। मतलब कि सागर महासागर के बारे में बता रहा था। आज 3 दिन पूछ रहे क्या सागर महासागर में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, उसके बारे में बताइए। अब देखिए बबलू क्या कहता है, ज्वार भाटा। अब तो सब चुप हो गए, ज्वार भाटा के बारे में नहीं जानता था, सब क्या हो गए? चुप हो गए। सबने फैसला किया कि भूगोल की कक्षा में यह बात रखी जाएगी। लंच के बाद भूगोल की कक्षा थी। सबने मैडम के सामने यह प्रश्न रखा। कौन सा प्रश्न रखा जानते हैं? प्रश्न यह रखा कि ज्वार भाटा क्या होता है। मैडम खुश होकर बोली। उन्होंने कहा कि वर्षों पहले एक फिल्म आई थी ज्वार भाटा, पहले उसकी कहानी सुना देती हूँ। सब बच्चे ध्यानमग्न होकर उठे। मतलब कि ज्वार भाटा पूछा था, ज्वार भाटा कहानी सुनाने लगी। समझे ना। अरे कहानी सुनाती है। कहता है मैडम ने कहना शुरू किया कि ज्वार भाटा फिल्म में हीरो दिन भर खूब मेहनत करके पैसे कमाता है और शाम होते ही उसके पास ढेर सारे पैसे जमा हो जाते हैं। वो अमीरों की तरह खर्च करता है, सुबह तक उसके पैसे खर्च हो जाते हैं, फिर गरीबी की तरह हो जाता है। मतलब शाम में अमीर और सुबह में गरीब। कुछ समय समुद्र के ज्वार भाटा भी यही हाल में रहते हैं। मतलब कि कहते कुछ लोग ऐसा होते हैं जो 1000 रुपये कमाते हैं, 1000 रुपये फूक देते हैं। समझे। कुछ दिन के बाद ऐसा होता है कि गरीबी आ जाता है। समझे। उसी को ज्वार भाटा कहते हैं। अब देखिए समुद्र की लहरें सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के किनारे के हिस्से को डुबो देती है, फिर उसे ज्वार कहते हैं। जब आई और डुबा दी तो उसे क्या कहेंगे? ज्वार कहेंगे। और लहरें जब अपनी निम्नतम स्तर तक आकर तट से पीछे चली जाती है तो उसे भाटा कहते हैं। और ये प्रतिदिन 2 बार होता है। एक बार जल आया, सबको लेकर चल गया, समझ, इसको कहेंगे ज्वार। अब बहुत ऊंचाई तक उठा बैठा, फिर अपने घर पर चलाया तो उसे कहेंगे भाटा, यानी ज्वार भाटा। अब देखिए ज्वार भाटा जो उत्पन्न होता है सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ये देखिए सूर्य है, ये क्या है? सूर्य। और ये क्या है? पृथ्वी। और ये क्या है? ये दीर्घ ज्वार है। समझे। तो ये देखिए इधर जब काला काला दिखाई देगा तो अमावस्या का रात, और जब सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देगा तो पूर्णिमा की रात। ये सब आगे पढ़ेंगे। समझे ना। क्लास 8 के साइंस पूरे डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन लहरों की ऐसी ऊंचाई तक उठना और फिर पीछे हट जाना क्यों होता है? बबलू ने पूछा। ऐसा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। जब चंद्रमा समुद्र की निकट आ जाता है तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से उस तल की ऊंचाई की ओर चढ़ता है, यही ज्वार है। और उधर उतरता है तो उसे भाटा। मतलब मान लीजिए आप किसी वृक्ष पे चढ़ गए तो ज्वार, उतर गए तो भाटा। समझे ना। ऐसा समुद्र में हर एक स्थान पर लगभग 24 घंटे तक उतार चढ़ाव होते रहता। मैडम बोली ज्वार आते होंगे तो समुद्र के अंदर की ढेर सारी मछलियाँ भी तट पर आ जाती होंगी। सभी ने
सीमा ने प्रश्न किया, सीमा ने क्या किया, प्रश्न किया, सुने ना। अब देखिए बिल्कुल मछलियों के अलावा सीप, घोंगे, मिट्टियाँ, बालू सभी तट पर आ जाते हैं, लेकिन ज्वार के समय समुद्र की लहरें तट के किनारे की सही नौकाएं भी खींच कर ले जाती है। जब मतलब कि ज्वार आता है तो कुछ फायदे भी आते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, समझे। अब देखिए कहता बाप रे, तब तो मैं समुद्र के किनारे नहीं जाऊंगी। मीना डरते हुए बोली कि बाप रे आप समुद्र के किनारे नहीं, पता हमरो उठा के ले जी तो निस्मार उठ के दे जी, तो यह खातिर, समझे ना। नहीं, इससे डरने की बात नहीं है, सावधानी रखने की बात है। मैडम ने सीमा का हौसला बढ़ाया। मैडम ने कहा सभी बच्चे जोर से बोलो, हम समुद्र तट पर जाएंगे, बबलू ने खेलेंगे और लहरों पर गेंद फेंकेंगे। अब इसका अभ्यास प्रश्न उत्तर हो गया, ये पार्ट 2 में कराएंगे, चूँकि ये बहुत लंबा वीडियो हो गया, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए, समझे ना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।